नमस्कार। मेरे फेसबुक के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है, जो पिछले 15 साल से सीएम बिहार के रह चुके हैं। ये उनका 15वां साल चल रहा है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार की प्रगति भी हुई है, आगे भी बढ़ी है, एक अच्छा माहौल भी बना था। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए कि बिहार में विकास हुआ है, बिहार में चेंजेस आए हैं, तो वास्तविकता ये है कि हमारे नीतीश जी का 15 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे विकास का नाम देकर वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास अपना खुद का कोई ऐसा विजन नहीं है जिससे कि वो बिहार को विकसित राज्य की ओर लेके जा सके। अगर होता तो बिहार के बाहर जो आज करोड़ों लोग रह रहे हैं, बिहार के लाखों नहीं करोड़ों की बात मैं कर रहा हूं। बिहार के बाहर बिहार के लोग जो करोड़ों रह रहे हैं ना, उसमें से लाखों लोग जो बिहार के बाहर काम कर रहे हैं वो बिहार में आकर काम कर रहे होते। आज कोरोना की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे बिहार के लोग जो बिहार के बाहर थे, मजबूरन बिहार लौटना पड़ा उन्हें अपने काम को छोड़कर, क्योंकि कंपनियां जिस कंपनी में वो काम करते थे, जिस जगह पे वो काम करते थे, छोटे बड़े काम करते थे, वो सारे चीज बंद हो गए थे। इसलिए उन्हें मजबूरन लौट के बिहार जाना पड़ा। आज वो बिहार में हैं, जो लोग यहां से लौट के जा चुके हैं। मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। मैं आज भी गुजरात में हूं, गुजरात में काम कर रहा हूं। इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान मैंने भी बहुत तकलीफें झेली। बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्रियों, बहुत सारे अधिकारियों को मैंने फ़ोन किया यहाँ से कि यहाँ पे बहुत सारे बिहारी जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए कुछ ऐसा बताया जाए जिससे हम उनकी मदद कर सकें। कुछ अधिकारियों ने मुझे ऐसा भी बताया कि आप बिहार सरकार ने 1,000 रुपये जो बिहार से बाहर आते हैं उनके खाते में डालने का निर्णय लिया है, और बस उन्हें एक ऐप डाउनलोड करना है और उनका खाता और बिहार का होना चाहिए, बैंक खाता बिहार का होना चाहिए। उनके अकाउंट में 1,000 रुपया उन्होंने डाला भी। ये उनकी अच्छी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। लेकिन सर, आपने ऐसा हकीकत भी है कि आपने बहुत अच्छे बदलाव भी किए हैं बिहार में, लेकिन बदलाव अभी और जरूरत है बिहार की। आपका विजन एकदम नजदीक का है। अगर आपकी दूरदृष्टि नहीं है तो आप बिहार को कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचा सकते जिस जगह पे आज गुजरात है। आज मैं मानता हूं कि आज मैं जहां गुजरात में रह रहा हूं वो मोदी जी की वजह से। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात को एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। यहां गुजरात की बात मैं कहता हूं कि जो लोग गुजरात में पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, अगर वो भूखे मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो काम से भागते हैं। उनकी आदत काम करने की नहीं है। वो काम करके कमाकर खाने के लिए उनके अंदर ऐसी भावना नहीं कि मैं कमा कर खाऊं, तो बैठकर खाने के लिए वैसे लोग भूखे मर रहे हैं। वास्तविकता में रोजगार देखा जाए तो यहां रोजगार है। दूसरे स्टेट के लोग उड़ीसा, बिहार, यूपी, कर्नाटक, राजस्थान, ये बहुत सारे स्टेट के लोग गुजरात में आके काम कर रहे हैं। मजदूर भी बहुत सारे स्टेट के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं।
मजदूर भाई हमारे। क्या विजन है सर आपका? क्या सोच रहे हैं आप? आज भी बिहार पिछड़े राज्यों में है और उसके लिए जिम्मेदार आप हैं सर, आप नीतीश कुमार जी। आप, अगर बिहार पिछड़ा राज्य है तो इसके लिए जितने जिम्मेदार लालू जी हैं उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं। 15 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत समय सीमा है जिसमें बदलाव किया जाए तो एक पिछड़ा राज्य भी विकसित राज्य की दौर में आ जाता है, सही तरीके से अगर किया जाए। नरेंद्र मोदी जी 13 साल सीएम रहे और उन्होंने गुजरात को उस जगह पे पहुंचा दिया कि आज वो, उनके उसी काम की बदौलत लोगों ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनको लोग चाहने लगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। आप पे बहुत सारे आरोप है सर। आप आरोप बोले तो जनता है, जनता के मन में ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। आप एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म के लोगों के लिए आपका जो एक्शन लेने का तरीका है, आप उनके ऊपर जो लीगल एक्शन की कार्रवाई जो आपकी होती है वो बहुत लेट होती है, बहुत सोच समझ के होती है। आखिर क्यों? आप ये SC/ST एक्ट जो बना, ये अच्छी चीजें, जो हमारे SC/ST लोग, जो समुदाय, जो धर्म जाति के लोग इसमें हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है उनको उससे न्याय मिलता है, ये अच्छी चीज है। उनके लिए आपने रखा है कि हमारा जो भी है, हमारे यहाँ SC/ST के लोग, समुदाय जाति के लोग हैं, उनको, उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे, ये सही है। लेकिन SC/ST के आड़ में, एक्ट के आड़ में कितने झूठे केसेस भी आए हैं। क्या उसके लिए क्या आपके पास क्या प्लान है? कुछ है क्या प्लान आपके पास कि हाँ भाई, हमारे देश राज्य में अगर SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस दर्ज होगा, हम आरोपी पे कार्रवाई भी करेंगे, हम जांच भी करेंगे, और अगर ये जांच में पाया गया कि आरोपी सही है, आरोपी के ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है, तो जो केस करता है उसके ऊपर उतनी ही बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके पास एक्शन प्लान कुछ नहीं है। जो लोग विशेष समुदाय के लोग हैं, विशेष धर्म के लोग हैं, जिन्हें आपकी मेहरबानी मानी जाती है कि आप बहुत मेहरबान हैं उनके ऊपर, वास्तविकता है कि आए दिन वो दंगे फसाद कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई त्योहार हो, हिंदू धर्म के त्योहार से और किसी दूसरे धर्म के त्योहार से अगर एक साथ दोनों आ जाता है, तो आप उस विशेष समुदाय के धर्म को पहले मौका देते हैं, उन्हें आगे जाने देते हैं। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां के लोग बोल रहे हैं। मैं तो पिछले 10 साल से बिहार से बाहर हूं। मेरे फेसबुक पे जो बिहार के भाई हैं, हमारे बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनसे उनके मैसेज हमें मिलते हैं। बहुत दुख होता है। इससे भी बड़ा दुख तब हुआ था सर, जब आपने ये सोच के मोदी जी से अलग हुआ था, आप हुए थे कि मोदी जी एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। 2002 का कांड जो हुआ था गुजरात में, तो आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना भी आपको लगता था कि मेरे लिए अपमान की बात है। यह आपकी सोच थी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के दरमियान गुजरात में 2002 के दंगे के बाद पूरे गुजरात की स्थिति में बता दूं आपको, कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शांति से हर धर्म के लोग हर तरह के त्योहार अच्छे से मना रहे हैं। लेकिन बिहार में देखा जाए तो हर धर्म के लोग आपस में ही, जैसे ही कोई त्योहार आता है तो हिंदू धर्म के त्योहार के दरमियान जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाया जाता है तो एक विशेष समुदाय के लोग आके उस पे
पत्थर मारते हैं, हथियार से गोलियां, कभी कभी तो गोलियों का इस्तेमाल कर देते हैं। क्यों? आपका एक्शन प्लान क्या है इसके ऊपर? है किसी की हिम्मत गुजरात में ऐसा करके देखने की? नहीं कर सकता है वो। आप आपके अंदर भी वही विजन, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने काम करने का तरीका अपनाया हुआ है, वो किसी के भी समझ के पड़े हैं। आपने बिहार में शराब के जितने उद्योग धंधे थे सब बंद करवा दिए। आपने शराब बंद कराया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शराब से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितनों की जान चली गई। ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया, एक आपका नेक अच्छा कार्य था। लेकिन जो उद्योग धंधे, जो कंपनियां बिहार में थी जो शराब बनाती थी, वो आज बंद हो गई है। उससे कितने लोग बेरोजगार हुए। आपका कॉन्सेप्ट तो इस पे क्लियर होना चाहिए था कि जो उसमें काम कर रहे उस कंपनी को हम चालू रखते हैं और अपने राज्य से हम शराब की सारी बोतलें हम अपने राज्य से बाहर भेजेंगे, लेकिन बिहार के अंदर हम एक भी बोतल सेल करने नहीं देंगे। ये आपका विजन तो क्लियर होना चाहिए था। आप हर क्षेत्र की बात में बोलता हूं, बिहार के ना जाने ऐसे बहुत सारी कंपनियों की बात में बोलता हूं, जहां बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में थी जो अब बंद हो गई। आपके कार्यकाल के दरमियान की भी बात मैं कर रहा हूं। मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी भी कंपनियां थी, छोटी छोटी कंपनियां भी थी, सब बंद हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सब आपके सीएम बनने के बाद बंद हुई है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये आपकी वजह से बंद हुआ, लेकिन ये जो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उससे जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे या नहीं? आपको सोचना होगा सर, आपको समझना होगा कि आपको पहले बिहार में जितने जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके मालिक जो भी हों, उनके साथ बैठक करके उन सारी कंपनियों को फिर से खुलवाने के लिए जो मदद चाहिए वो मदद करके उनको वापस खुलवाना चाहिए। इससे राज्य सरकार को टैक्स भी मिलेगा, इससे राज्य में रोजगार भी पैदा होंगे, और अगर अच्छे उद्योग धंधे सही तरीके से एक चालू हो जाएंगे तो दूसरी स्टेट में जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी हमारे यहां उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपका जो सोच है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आप जैसा व्यक्ति कभी बोलता है कि नरेंद्र मोदी के साथ हम जाके खड़े भी नहीं हो सकते। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप फिर से बीजेपी के साथ आ गए। मैं इस समझ से परे मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप कर क्या रहे हो। एक सीएम होने के नाते आपका उत्तरदायित्व है कि बिहार राज्य को विकसित राज्य बनाया, वहां पे अपराध ना हो, वहां के बच्चे, बिहार के बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो पढ़ने में काफी तेज हैं, उनके लिए दूसरे जगह पे जाके उनको सुविधा मिले ताकि वो आगे और अपनी पढ़ाई जारी रखें। उनके लिए जो पैसे की जरूरत हो तो पैसे सुविधाएं प्रदान करने की राज्य सरकार की तरफ से मदद करने के लिए पूरा प्रावधान होना चाहिए। होगा, मेरे को नहीं पता कि आपका यहाँ प्रावधान है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो 2 साल मेरे सिर्फ आपके सीएम रहते मेरे 2 साल इसलिए बर्बाद हो गए कि सरकार
और यूनिवर्सिटी के बीच झगड़े में, किस बात का झगड़ा था ये आज तक तो हमें नहीं पता चला, लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच किस बात के झगड़े थे जिसकी वजह से हमारा 2 साल का नुकसान हो गया। जो सेमेस्टर हमारा कंप्लीट होता 2005 में, वो हो जाओ 2007 में खत्म हुआ। आपने 2005 में बिहार का राज्य संभाला और मेरा सेमेस्टर भी उसी साल खत्म होने वाला था, लेकिन 2005 के बाद क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से 2 साल लग गए और मुझे बैठना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे 2 साल मेरा नुकसान हुआ। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे जैसे लाखों होंगे जो बिहार में उस साल ऐसा उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। हमारे बच्चियां, हमारे लड़के, बिहार के जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर हुनहार कूट कूट के भरा हुआ है। वो इतने पढ़ने में इतने अच्छे हैं, उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी है कि अगर उनको सही से विकसित किया जाए तो पूरा विश्व उसको देख सकता है, पूरा विश्व उसको मान सकता है। आपके पास क्या विजन है कि आप उसको और आगे ले जाएंगे, उन लोगों को और आगे ले जाएंगे? आप तो, जब कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है, पास करने के बाद आप उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 20,000, 25,000 या जो भी आपने अमाउंट तय किया है वो आप देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या ऐसा ट्रैकिंग रखा गया है कि जो बच्चे, लाखों बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से एटलीस्ट 1,000 बच्चे जो टॉप 1,000 में हैं, वो उन बच्चों को ऐसा और प्रावधान दिया जाए पढ़ाई का, ऐसा उनको और मौका दिया जाए कि वो और आगे बढ़ें, वो अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाएं। आपके पास इसके लिए क्या विजन है? बिहार के लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। मैं तो यहां देख रहा हूं गुजरात में कि आज जो इंडस्ट्री कोरोना की वजह से बंद पड़ गई, सारी इंडस्ट्रियों में, बहुत सारी इंडस्ट्रियां तो बंद हो गई, यूपी और बिहार के लोगों की वजह से पूरे वर्ल्ड के जो भारत की बहुत सारी कंपनियां, जहां मजदूर यूपी बिहार के लोग थे, चले गए, उनकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ गई। हमारे मजदूर भाई जो खुशी से नहीं गए घर लौट के, मजबूरी थी, इसीलिए वो उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है बिहार में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना काम धंधा मिलेगा, ना खाने को भी उनको तकलीफ आ जाएगा। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि शहर में उनके लिए खाने को देने वाला भी कोई नहीं था। गांव में जाएंगे, अगर उनकी थोड़ी बहुत जमीन होगी तो कुछ खेती करके कुछ पेट पालेंगे, अपने बच्चों का, अपना सबका पेट पाल सकते। लेकिन यहां क्या कर पाएंगे? लेकिन 2020 में अभी चुनाव होने वाला है, हमारे बिहार राज्य में चुनाव होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे बिहार के लोगों के पास पड़े हैं। मेरे को एक और याद आ गया, बिहार की हमारे मोकामा विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा टाल क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे यहाँ कृषि उत्पादन, दलहन की फसलें बहुत ज़्यादा होती है। अब हर साल वो खेत पानी आने की वजह से डूब जाती है। ये मुझे ठीक से मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि अटल जी की जब सरकार थी और जब आप कृषि मंत्री थे, तो ऐसा बात चला था कि हम मोकामा टाल क्षेत्र की तरफ बांध के सारे की सारी पानी को एक डैम के थ्रू डैम बनाएंगे और उनको रोक के कृषि क्षेत्र को विकसित करेंगे। हमारे जो मोकामा टाल क्षेत्र है वहाँ पे जो पानी की बार बार आने की वजह से जो खेत डूब जाते हैं, उसको हम दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे, ऐसा मैंने सुना था। मेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सवाल है कि आज भी जो हमारे बिहार के क्षेत्र में जो किसान हैं,
खासकर मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आज से आता हूँ, तो मैं अपने यहाँ क्षेत्र की बात करता हूँ कि जो खेती है, साल में एक बार फसल लगा के और एक बार फसल कटने के बाद वो किसान कैसे आगे बढ़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। एक ही बार फसल उपजती है, वो फसल को, जो भी फसल हुआ उसी को बेच के उसे पूरे साल उसके साथ उसका गुजारा करना है। संभव है क्या सर? नहीं संभव है। आपके पास इसके लिए क्या विजन है? मैं सिर्फ मोकामा विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बिहार राज्य के हर क्षेत्र में जो लोग किसानी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उन तक आपकी पहुंच आज तक आपकी सरकार की नहीं पहुंची। मोदी सरकार ने एक विजन बनाया, मोदी सरकार का एक योजना आई जिसमें उन्होंने किसानों को सम्मान राशि के तौर पे 2,000 रुपये उन्होंने उनके खाते में डायरेक्ट देने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, और ये लागू भी हो गई और किसान के खातों में पैसा भी जाने लगा। उन्होंने किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस, जो खेती दुर्घटना जो डूब जाते हैं, जब खेत में फसलें लगी और डूब जाए तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए, एक प्रीमियम कम करवाने के लिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों से बात करके एक नई योजना बनाई, और प्रीमियम भी बहुत कम हो गया इससे। तो उन्होंने एक योजना बनाई जिससे कहीं ना कहीं खेती करने वाले लोगों को कुछ ना कुछ फायदा इससे जरूर हुआ होगा, ज्यादा नहीं तो कुछ तो जरूर फायदा हुआ होगा। आपके पास क्या विजन है सर इसके लिए? बिहार में बेरोजगार लोग, जो हमारे भाई बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए आपके पास क्या विजन है? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपकी सरकार के बैठे मंत्री, विधायक जो भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, उनके पास ऐसा क्या डाटा है कि उनके क्षेत्र में कितने बेरोजगार लोग हैं? उनके पास ऐसे डाटा है कि उनके क्षेत्र में कितनी कंपनियां हैं जो चालू है और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं? है उनके पास डाटा? आपके विधायक, आपके मंत्री के पास, क्या उनके पास ऐसा डाटा है कि हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार करने के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं? कोई उनके पास डाटा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें आपका फेल्योर है, लेकिन चूंकि नेता आप हैं तो जिम्मेदारी में नेता में जो मुख्य नेता होता है उसकी ही होती है। लेकिन विजन, अगर आपकी दूरदृष्टि और आपका काम करने का जो जज्बा है, अगर आप उसको विकसित करें और आप उसको और बढ़ाएं, मैं बोलता हूं कि आप में थोड़ा और बदलाव की जरूरत है। मैं पिछले 10 साल से बाहर हूं। मैंने 2005 में भी आपको वोट दिया था, मैंने 2010 में भी आपको वोट दिया था, और मैंने 2015 के चुनाव में भी आपको वोट दिया था, सिर्फ इसलिए कि आप बिहार को विकास की ओर लेके जाएंगे। लेकिन 2020 के चुनाव में चूंकि कोरोना है, मेरा परिवार, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बिहार नहीं आ सकता, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं यहां से ऑनलाइन वोटिंग कर सकूं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर हो, आपका चुनावी घोषणा पत्र जो आप बनाते हो, हर पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र बनाती है। मेरे को तो कभी कभी ये सोच के हंसी बढ़ता है कि बहुत सारी पार्टियां ये कहती है कि मैं लैपटॉप दे दूंगा, मेरी पार्टी जीती है, मैं सीएम बना तो मैं लैपटॉप बांटूंगा, मैं बाइक बांटूंगा, मैं साइकिल बांटूंगा, पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देते हैं जनता को। क्या अपने घर से पैसा भर के देते हैं? क्या पार्टी फंड से वो पैसा देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो ये उनको अधिकार ही नहीं है कि वो ये घोषणा करें। किसी भी पार्टी की भी बात मैं करता हूं, अगर आप अपने पार्टी फंड से, अगर आप अपने पर्सनल फंड से उस योजना को पूरा नहीं कर सकते तो आपको सरकारी पैसे का, सरकार का पैसा नहीं है, वो आम जनता का पैसा है। उस आम जनता के पैसे का बिना आम जनता के परमिशन के आप ये घोषणा नहीं कर सकते। आप करना ही है तो पहले आप जब सीएम बनते हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को ये तो बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या सोच है जिससे बिहार का विकास होगा।
बिहार के विकास के लिए आपकी सोच क्या है? बिहार में हर जगह देखा, इस बार बिहार में बाढ़ की वजह से कितनी तबाही आ गई है, पूरे बिहार का हालत खराब है। बिहार में जो बाढ़ आई उसकी वजह से कितने लोग की जान चली गई, कितने लोग बेरोजगार भी हो गए, कितने लोग कितने लोग का घर टूट गया होगा, बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हैं वो लोग। चलो इस साल आपके पास ये सोच होनी चाहिए थी कि इस साल इन लोगों की तकलीफ हुई, लेकिन अगले साल इनकी तकलीफ ना हो, उसके लिए एक साल का वक्त आपको मिलता है और उस एक साल में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ चेंजेस किया जा सकता है। जहां चाह वहां राह, जहां सोच वहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन सोच ही नहीं है तो आगे कहां से बढ़ा जा सकता। सर नीतीश कुमार सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक और मेरे जो दिमाग में अभी एक में याद आया कि जो समस्या है, जो आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। आपने एक हमारे एक तो मैं पहले बता दूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। मेरी जात मेरी बाद में आती है, पहले मेरा धर्म है वो हिंदू है। मैं अपने भगवान को मानता हूं, मैं अपने कर्म को मानता हूं, लेकिन आज चूंकि बिहार में जातिगत व्यवस्था है, राजनीति में, चुनाव में जातिगत चुनाव भी हो रहे हैं, जात देख के ही काम किया जाता है, जात देख के ही उनको मदद की जाती है। आपने स्वर्ण समाज, जो हमारे बिहार के स्वर्ण समाज है, उनके साथ भी बहुत अन्याय किया है। उनकी तकलीफों को आपने सुना ही नहीं। आप जानते हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग, स्वर्ण समाज के लोग कृषि प्रधान, कृषि करते हैं। उनकी खेती ही उनका आय का स्रोत है। इसको जानते हुए आपने जानबूझकर उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे मित्रगण, ये हमारा वहाँ के जो जनता है जो वहाँ रह रही है, वो उनकी जो जानकारियां हमसे साझा करते हैं उससे हमें पता चलता है। आखिर ये स्वर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय क्यों? आप खुल के मंच पे बोलिए सर, इस बार के चुनाव में आप खुल के मंच पे बोलिए थोड़ा। एक सीएम का ना तो धर्म होता है, ना उसकी जात होती है, ना उसका पर्सनल कोई दुश्मन होता है, ना उसका कोई अपना दोस्त होता है, तभी वो एक अच्छा सीएम बन सकता है। अगर मैं सीएम बनता हूं, मैं अपने जात को मन में लेके बैठ जाता हूं कि मेरा जो जात है उसी जात के लोगों की मैं मदद करूंगा, तो मैं दूसरे हर धर्म, हर जात के लोगों के साथ अन्याय करने लगूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सोच में बदलाव करके लोगों को अपनी उस बदलाव को बताइए कि आपने बिहार में हर धर्म, हर जात के लोगों का सम्मान आप करेंगे, उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्था और दुरुस्त होगी। ये वादा नहीं चाहिए सर, आपकी सोच दिखनी चाहिए वहां पे। मैं बीजेपी में 2004 में मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, एक मामूली सा सदस्य हूं मैं। और नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने में, प्रधानमंत्री बनने के दरमियान, जब वो नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट के तौर पे रखा कि हमारे पीएम के कैंडिडेट चुनाव के तौर पे श्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार में हमने भी फेसबुक से बहुत कुछ किया।
ये सिर्फ हमारे इसके लिए हमने विकास किया कि जो विकसित राज्य हम गुजरात देख रहे हैं, मेरे मन में यही विचार था कि अगर ये व्यक्ति गुजरात का सीएम होते हुए गुजरात को यहाँ लेके जा सकता है, एक विकसित राज्य बना सकता है, तो ये व्यक्ति अगर पीएम बनता है तो हमारा देश जरूर विकसित देश बन सकता है। हमारा विजन, हमारी सोच भी आपके लिए यही थी कि जो राजद की सरकार जब बिहार में थी, जो गुंडागर्दी थी, जो बेरोजगारी थी, वो सब बंद हो जाएगी और आपके सीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, जो कृषि समस्याएं वो दूर होगी, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सब हमारे बिहार में आएंगे, बिहार को और विकसित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, उल्टा बिहार में अपराध बढ़ने लगा, अपराधियों का दबदबा बढ़ने लगा। कृषि में से जुड़े लोग जो खेती करते हैं, उनकी समस्याएं और बढ़ने लगी। वो आज खेती छोड़ के दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, नौकरी करने को मजबूर हो गए। ये मैं नहीं करता हूं, मैं ये सिर्फ ये आपको लग रहा हो कि मैं बोल रहा हूं इसकी वजह से कि ये डाटा आपको खुद पता कर मिल जाएगा अगर आप ठीक ढंग से इसको पता करें कि बिहार के बाहर कितने लोग आज के डेट में रह रहे हैं। ये आपके पास भी डाटा नहीं होगा सर, बिहार के बाहर कितने लोग बिहार राज्य के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ये आपके पास कोई डाटा नहीं होगा। आपके पास होना चाहिए था सर ये डाटा, ताकि अगर वो वहां कुछ नया देख कर आते हैं, कुछ नया सीख कर आते हैं और वो कुछ ऐसी जानकारियां आपसे साझा करना चाहते हैं, तो वो संपर्क का दायरा आप तक पहुंचे, वो आपके पास आसानी से आपके मैसेज पहुंचा सकें। ऐसा कुछ आपकी सोच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। आप बदलाव के लिए खुद भी तैयार नहीं है सर। कभी आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप जुड़ जाते हैं और सीएम बन जाते हैं, कभी आप बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और सीएम बन जाते हैं, और अभी तो आपको एनडीए के नेता के तौर पे भी प्रोजेक्ट कर दिया गया कि आप एनडीए के गठबंधन के नेता हैं और आप भी सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि इस बार बिहार की जनता का मन जो है वो आपसे और आपके कार्य से खुश नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि यहां एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा व्यक्ति सीएम बने। वो व्यक्ति सीएम वो हैं, आप कैंडिडेट सीएम के वो आप उस लायक हैं, लेकिन आपको अपने अंदर बदलाव की जरूरत है। आपको अपनी सोच, आपका अपने काम करने का तरीका बदलना होगा, तभी ये आप जनता के दिलों में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर कहीं रैली करना हो तो लोगों को बुला के ये नहीं कहा जाता है, लोगों को ये बोला नहीं जाता है कि नरेंद्र मोदी को आ रहे हैं, हम चलिए आप उनके रैली में। लोग खुद अपनी इच्छा से उनकी रैली में जाते हैं। मैं बार बार इसलिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप बिहार को एक विकसित राज्य की ओर लेके जाएं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को विकसित राज्य के तौर पे एक पहचान दिला दी है, यहाँ पे इतनी कंपनियां खुल चुकी है, यहाँ पे इतना विकास हो चुका है कि यहाँ पे जो बेरोजगार हैं कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। बाकी कंपनियां बहुत हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां, जहां आप अपने काम के हिसाब से आप जो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। वैसा ही बिहार में करिए सर, वैसा ही बिहार में एक नया माहौल बनाइए
अपराध मुक्त बिहार, रोजगार ही रोजगार हो बिहार में, खेती करने वाले लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाए, बिहार की सड़कें दुरुस्त हो जाए, बिहार में बड़े बड़ी कंपनियां अपना प्लांट लगाएं, वहां कंपनी खोले, रोजगार मुहैया कराए, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार में बैठे लोग जो हैं उनको बाहर करें, जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें बाहर करें, और सारी चीज जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें ऑनलाइन जितनी ज्यादा फास्ट हो सके उतनी ऑनलाइन फास्ट कर कोशिश कीजिए। एक आपको मैं भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं सर। मैंने ये सुना था कहीं कि एक मुखिया ब्लॉक से पैसा लेता है कि मेरे गांव में एक तालाब खुदवाना है जहां पे हम मछली पालन करेंगे। जब ब्लॉक से ये काफ़ी दिनों बाद ये सैंक्शन हो जाता है, फंड आ जाता है, फिर तालाब गांव में खुद जाती है, तालाब बन जाता है, फिर मुखिया जी फिर से ब्लॉक में एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये तालाब में जो मछलियां हैं वो सड़ रही है, मर रही है, इसलिए हमें इस तालाब को वापस बंद करने के लिए मिट्टी डालना है, इसके लिए हमें फंड चाहिए। कुछ दिनों बाद फिर से फंड आ जाता है और फंड वापस उसका उपयोग होता है और तालाब बंद कर दी जाती है। तीसरी बार फिर से उसी मुखिया ने वहाँ पे तालाब के लिए एप्लीकेशन डाला, कुछ दूरी के मैं यहाँ पे तालाब बनाना चाहता हूँ। इस बार जांच एजेंसी को झटका लगा और उन्होंने जांच करने की सोची, तो वो उस गांव में पहुंचे और उन्होंने पहले फंड का जो मुखिया जी ने तालाब खुदवाने के लिए पैसा लिया था, तालाब बनाने के लिए पैसा लिया था, उसकी जांच की तो पता चला कि यहाँ पे तो कभी तालाब खुदा ही नहीं, यहाँ पे तो कभी तालाब बना ही नहीं। तो जब तालाब बना ही नहीं तो तालाब को भरा कैसे गया? ये दोनों पैसे सिर्फ मुखिया ने ही नहीं खाया होगा, मुखिया के साथ ब्लॉक के भी लोग इसमें शामिल होंगे, तभी ये संभव है। बिहार सरकार की वेबसाइट पे जितने भी बिहार के अंदर राज्य हैं, बिहार के अंदर जितने भी गांव हैं, नगर पालिका हैं, जो भी चीज हैं, उन सब की डिटेल्स आप ऑनलाइन कर दीजिए। आप एक गांव के लिए क्या फंड आप रिलीज कर रहे हैं वो सारे की सारे ऑनलाइन डाल दीजिए। इस गांव के लिए हमने ये फंड रिलीज किया है, ये फंड का उपयोग अगर नहीं हुआ है तो आप कंप्लेन के तौर पे डायरेक्ट इस पे मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल डाल सकते हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल होगा। आप नगर पालिका के क्षेत्र में जो भी खर्चा कर रहे हैं, उस नगर पालिका के क्षेत्र में अगर सही तरीके से खर्च नहीं हुआ है या नहीं हो पा रहा है, उस नगर पालिका क्षेत्र के लोग उस पे साइट पे जाएं, आराम से उस पे कंप्लेन दर्ज करें, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और उस पे एक्शन लिया जाए, तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म होगा। सारी चीजें जब ऑनलाइन होनी शुरू हो जाएगी तो